नमस्कार, मैं प्रियंवदा सिंह कथक क्लब में आपका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है गुरु शिष्य परंपरा, जिस पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान जुड़ी हैं, जो कि स्वयं एक कुशल कलाकार हैं, एक IAS ऑफिसर रह चुकी हैं तथा भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से नवाजी जा चुकी हैं। तो आइए इनसे जानते हैं गुरु शिष्य परंपरा के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें। प्रणाम दीदी। प्रणाम, बहुत ही अच्छा लगा। सबसे पहले तो बधाई कि आपने ये सीरीज़ शुरू किया है और खूबसूरत डांसर हो और ये किया है तो बहुत ही अच्छा है। बहुत शुक्रिया दीदी। दीदी, मैं आज की बातचीत आपसे ही शुरू करूँगी। आपने 3 साल की उम्र में सीखना शुरू कर दिया और हम सभी जानते हैं कि आप एक अधिकारी रह चुकी हैं। उसके बाद आज के समय में आप एक प्रतिष्ठित कलाकार हैं। तो आप अपनी ज़िंदगी से बचपन से लेकर आज तक अपनी खुद की लाइफ से कैसे इंस्पायर्ड होती हैं? देखिए, इंस्पिरेशन तो अपने आप आती है। मैं अपने हर एक पल को जीती हूँ और हर एक पल को बहुत ही पॉजिटिव रूप में लेती हूँ। जितने भी चैलेंजेस होते हैं बहुत ही ऐसे स्पिरिट से लेती हूँ कि जिसे मैं सीखूँ और जो भी करती हूँ बड़े दिल के साथ, पैशन के साथ करती हूँ। और इसमें मेरे घर के माहौल ने बहुत हेल्प किया है। मेरे माँ बाप हमेशा मेरा साथ उन्होंने दिया है और लार्जली मैं कहूँगी कि उनकी ही सीख है। एक टेक्निकल स्किल तो मेरे गुरुओं ने दिया। अगर नृत्य की बात करें तो टेक्निकल स्किल तो गुरुओं ने दिया, लेकिन एक जीवन जीने की जो प्रक्रिया है और और किस तरह से सामना करना चाहिए, किस तरह से टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए, वो मेरे पेरेंट्स ने दिया। और सबसे पहले तो मैं अपनी जीवन की किस तरह से मैं नृत्य क्षेत्र में आई। मेरे 3 गुरु। एक सबसे पहले, क्योंकि मेरा जन्म कलकत्ते में हुआ, मेरे पिताजी उस समय सिविल सर्विस में थे तो वहाँ पोस्टेड थे, तो जाहिर है कि मेरा जन्म वहाँ हुआ। और वहाँ जब मैं बहुत छोटी थी, 2.5-3 साल की थी, तो माँ का और उनके घर का माहौल था कि बहुत हर एक बच्चे को पढ़ाई लिखाई, सरस्वती के सब एस्पेक्ट्स, विद्या के सब एस्पेक्ट्स में उनको पारंगत होना है। और तो वो मुझे ले गई साधना बोस जी के यहाँ। तो साधना बोस जी में अगर आप वो लहंगा देखेंगी तो फिर वो मेरा पहला लहंगा है। तो वो उन्होंने मेरा साइज़ देखा तो उन्होंने घबरा कर कही कि कुलेर बाचा नहीं है, जो मतलब गोद का बच्चा लेकर आई हो मेरे पास सिखाने के लिए। लेकिन वो गोद का बच्चा उनके लिए फेवरेट हो गया, क्योंकि सब लोग भाग जाते थे, क्लास ख़त्म हो गया और मैं वहाँ खड़ी रहती थी और कह रही थी मुझे और सीखना है। और तो उन्होंने मुझे पैर पकड़ पकड़ के ता थई तत करवाया, हाथ पकड़ पकड़ के मूवमेंट्स करवाए। तो मैं उनको कभी भूल नहीं सकती हूँ कि किस पेशेंस के साथ और किस इंटरेस्ट के साथ उन्होंने सिखाया। फिर मेरे पिताजी का तबादला बॉम्बे हुआ, तो वहाँ गुरु कुंदन लाल सिसोदिया, अच्छा, वो थे। उन्होंने भी इतने प्यार से सिखाए और मैं कहूँगी वो जयपुर घराने के थे, लेकिन कभी उन्होंने घराने की बात नहीं की, कभी नहीं। जो आज ज़्यादातर मैं सुनती हूँ, लेकिन उन्होंने कभी नहीं किया। और इतने उस जो टेक्निकल बेस है कि पैर किस तरह से सफाई के साथ वो पैर का काम और ये और वो बखूबी उन्होंने बताया। और बहुत फिर प्रोग्राम्स बहुत किए, तो नाम भी बहुत हो रहा था एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट वगैरह। फिर जब मेरे पिताजी का तबादला दिल्ली हुआ तब मैं बिरजू महाराज जी के यहाँ गई। तो महाराज जी ने जो अंग की खूबसूरती, टेक्निकल बेस तो एक था, लेकिन जो अंग की खूबसूरती कि कितना मतलब किस तरह से हर एक मूवमेंट में भाव होना चाहिए, क्या अंग की खूबसूरती है, क्या एस्थेटिक्स होनी चाहिए,
उसकी समझदारी उन्होंने दी। एक एक मतलब कि पकड़ पकड़ के बताते थे कि आप ऐसे, नाक अगर है तो नाक ऐसे जाना चाहिए, आँख ऐसे जाना चाहिए, हाथ ऐसे जाने चाहिए, ये जाना चाहिए, फिंगर्स कहाँ पॉइंट होगा, कहाँ कितना बेंड होगा, कैसे पैर बोले, उसके खूबसूरती पूरे मतलब एक कथक शैली को एक खूबसूरत बनाने की जो उन्होंने वो उनसे सीखा वो अद्भुत था। तो और साथ ही साथ घर में माँ देखती रहती थी, जब महाराज जी से कहते जब चले जाते थे, तुमने वो समझा नहीं वो कि वो ऐसे चाह रहे थे कि तुम कर नहीं पा रही थी, तो वो फिर जो उसकी जो अब आत्मीयता थी, उस मूवमेंट की भावना और आत्मीयता माँ बैठ के समझाती थी। और साथ ही साथ एक और मैं गुरु जो वैसे तो मैंने नहीं सीखा, लेकिन उनकी सीख ने बहुत कुछ सिखाया, और वो थी मेरे पहली गुरु साधना बोस की छोटी बहन नैना देवी। नैना देवी बहुत बड़ी ठुमरी गायिका, तो वो हमेशा भाव के पर्टिकुलरली अभिनय के लिए कहे कि तुम इस तरह से करो, वो करो, वो मतलब कि छोटे छोटे नुस्खे यहाँ वहाँ, बहुत काम था। तो फिर इस तरह से हमारी तालीम हुई, और मैं हर एक गुरु को प्रणाम करती हूँ कि उनसे आज जो कुछ भी हूँ वो इन लोगों के कारण हो, उन लोगों के कारण हो, लेकिन साथ ही साथ एक गहराई में जाने की जो क्षमता और एक प्रक्रिया बनी, जीवन की प्रक्रिया बन गई, वो माँ के कारण। कि वो हमेशा कहती है ऊपर जो है उछल कूद मत करो, जो भी करना है समझो, पात्र को समझो, गहराई में जाओ। और वो खुद हिंदी लिटरेचर की थी, तो घर में तो वैसे भी वातावरण था हिंदी लिटरेचर और साहित्य और दर्शन शास्त्र और संस्कृत वगैरह, तो फिर वो मेरे लिए एकदम घर का माहौल ही था। तो फिर और साथ ही साथ समाज सेवा, क्योंकि हमने हमेशा उन लोग समाज सेवा और राजनीति में थे, तो फिर वो समाज सेवा की जो भावना थी वो घर में कभी हमारे घर में मैंने बंद दरवाजे नहीं देखे, कि जो भी आए वो, और माँ हमेशा तत्पर थी सबको हेल्प करने के लिए। तो वो वहाँ से जो गहराई की जो मामला थी कि हर एक अभिनय में गहराई लाओ, पात्र समझो, उसके सिचुएशन को समझो और फिर करो। एक काहे रोकत डगर प्यारे, कौन कब कह रहा है, कैसे कह रहा है। सिर्फ ये नहीं कि काहे रोकत डगर पे, लेकिन अगर इस एनवायरनमेंट में कर रहे हैं, इस सर्कमस्टांसेस, तो कैसे, उस सर्कमस्टांस का अगर सखी कह रही है तो कैसे, राधा कह रही है तो कैसे, अगर ये कोई और कह रहा है तो कैसे। तो हर एक, तो उस गहराई में जाने की जो प्रक्रिया थी वो माँ से मिली। तो मैं तो कहूँगी कि मेरे हर एक लोगों ने बहुत कुछ सिखाया। हाँ, एक और उनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा। एक हमारे रामू गांधी थे, महात्मा गांधी के ग्रैंडसन। अच्छा। उनके साथ मेरी फ़िलॉसफ़ी पर खूब चर्चा होती थी। तो फ़िलॉसफ़ी के, और जब बातें होती थी तो छोटी छोटी चीज़ की बारीकियों पर कैसे ध्यान देना चाहिए और किस तरह से, वो अद्भुत था। तो मैं कहूँगी कि इस सफ़र में बहुत कुछ मिला, बहुत लोगों से मिला, और एक और मैं कहूँगी शागिर्दों से बहुत कुछ मिला। क्या बात है। शागिर्दों से सीखने का मौका मिला, इसलिए क्योंकि जब वो प्रश्न करते थे, तो जब वो प्रश्न करते थे तो या तो एज अ गुरु जब आप सिखा रहे हैं, आप एक कैसे, नहीं चुप रहो, ऐसे ये ऐसे नहीं, ये सब पूछा नहीं जाता है, जो मैं कह रहा हूँ या कह रही हूँ उसको बस उसको नो, मैं क्योंकि माँ ने इनकरेज किया कि पूछो, तो वो मेरे में आ गया था। मैंने कहा पूछो। अच्छा, तो जब उन लोग पूछते तो मैं सीखती थी, उनके प्रश्नों से मैं सीखती थी, उनको सिखाने में मैं सीखती थी।
तो मैं अब वो मुझे याद है कि एक मेरी पर्टिकुलर शागिर्द ने पूछा, गणेश जब मैं सिखा रही थी और वो 4 साल की थी, उसने ऐसा जब सवाल कर लिया कि हम लोग सब ऐसे सोच रहे हैं कि एक और गणेश जी को अपना उनका गज का वो सर कैसे मिला। तो एक उसने ऐसा सवाल कर लिया, पेचीदा सवाल, कि अब हम लोग सब क्लास ही रुक गई। तो मेरे पास उस समय था कि या तो कहूँगी कि आप चुप रहिए, हम क्लास होने दीजिए, छोड़, लेकिन अब 4 साल की बच्ची से क्या बोले जो बैठ के देख रही है यहाँ। तो फिर लेकिन वहाँ सीखने, मेरा बेटा जब हम आइकोनोग्राफी कर रहे हैं कि और ये कर रहे हैं कि शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम, तो कह कि ये क्यों आप कर रही हैं, क्यों, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, उसका वो है इसका। तो वो आइकोनोग्राफी, जब हम लोग तो आइकोनोग्राफीज करते हैं ना, कि वो जब डांस कर रहे हैं उसको चित्रित करते, चित्र क्योंकि हमारा तो चित्र खींचने का ये काम है डांस में। तो फिर अब या तो मैं उसको भी अपने बेटे को कह सकती, ईशान कीप क्वाइट, या लेकिन मैं कहती नहीं तुमने पूछा है सवाल, मैं सोच के बताती हूँ। तो मैंने कहा, मैं शागिर्दों से भी मैंने बहुत कुछ सीखा, उनके प्रश्नों से बहुत कुछ, और हर एक प्रश्न मामूली लगते हुए भी बहुत अहम है। एक तो बड़े लोग पूछे वो तो आप उसको अहमियत देते हैं, लेकिन बच्चों के भी क्वेश्चंस बहुत अहमियत रखती है, क्योंकि वो एक निष्पक्ष निभाग से पूछते हैं और एक क्लैरिटी से पूछते हैं, और उससे मैंने बहुत कुछ सीखा, और मैं तो सिर्फ कहूँगी कि मेरा ही ज्ञानवर्धन हुआ है। बिल्कुल। तो दीदी, जैसे कि आप बचपन से, जब से आपने सीखना शुरू किया, आप एक शागिर्द थी और आज के समय में आप एक प्रतिष्ठित गुरु हैं, तो आपको अपने इस जर्नी में गुरु शिष्य परंपरा के विषय में आपका क्या एक्सपीरियंस है या आपकी क्या सोच है? गुरु शिष्य परंपरा क्या है? जैसे कि हम किताबों में बहुत कुछ पढ़ते हैं, मगर आपकी अपनी सोच क्या है इसके बारे में? मैं तो पहले पूछूंगी कि आप लोग क्या समझते हैं गुरु शिष्य परंपरा को, कि जो गुरु ने कहते हैं वो वर्ड ऑफ लॉ, राइट, और ब्लाइंड गुरु भक्ति जी, लेकिन एक्चुअली वैसे नहीं है। ब्लाइंड गुरु भक्ति नहीं होती है, वर्ड ऑफ लॉ नहीं होती है। आप हमारे शास्त्रों में भी देख लीजिए, अगर आप सही ढंग से पढ़ें तो उसमें भी है कि आप गुरु भक्ति कीजिए लेकिन ब्लाइंड नहीं। आप पूछिए, क्योंकि हम लोग सब इंसान हैं, गुरु भी इंसान है, शागिर्द भी इंसान है, लेकिन हाँ, एक दूसरे के प्रति भक्ति होनी चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, भक्ति के साथ ट्रस्ट भी होना चाहिए, लेकिन एक दूसरे के प्रति एक ऑनेस्टी होनी चाहिए। ऑनेस्टी सीखने में और सिखाने में, ऑनेस्टी देने में और ऑनेस्टी लेने में, ऑनेस्टी एक शेयर करने में, ऑनेस्टी एक उसको, और खुशी में कि जब शागिर्द अच्छी तरह से करें, और ऑनेस्टी की इसमें कि आप उसको बांध के ना रखें एक बैनियन ट्री की तरह कि उसके वट के नीचे कुछ ना दिए, लेकिन वो अलग से एक अपनी सृष्टि बना करके पनपे और खुशबूदार फल पौधा और फलदार पेड़ बन के आगे बढ़े, दोनों तरफ से। तो और जो आप, अगर आपने सिर्फ स्किल देने में माहिर हैं, स्कूल्स कॉलेजेस में आप जा रहे हैं, आप स्किल दे रहे हैं, तो वो भी है, तब तो आप आचार्य हुए या प्रधानाचार्य हो गए या जो भी लेवल के आप हुए। लेकिन अगर आप जीने की एक प्रक्रिया भी साथ साथ उसकी आत्मा भी सिखाती हैं और वो इम्पार्ट करने में आप सक्सेसफुल हो जाते हैं। जब मैं आत्मा की बात कर रही हूँ तो वो
कला की आत्मा, उसकी खुशबू एक सिर्फ टेक्निकल स्किल से अलग है। टेक्निकल स्किल हुआ कि आपने टुकड़े परन किए, ये किए, वो किया, तैयारी की, ये किया, वो किया, आपने सब कुछ इतना बढ़िया सिखाया, फैबुलस। लेकिन आत्मा उससे उसकी गहराई में जाना है, और उसकी गहराई में कैसे जाए, किस तरह की सोच होनी चाहिए, किस तरह से आप उसके प्रति नज़रिया, उस मूवमेंट के प्रति, उस बोल के प्रति, वो उसकी गहराई अलग होती है। अगर आप उस पैशन, उस गहराई, उस खुशबू, उस जो कि आप सिखा नहीं सकते, आपसे महसूस कर सकते हैं, और वो एक आपके हर एक एस्पेक्ट से वो झलकता है, और वो करने में, आप देने में और आप रिसीव करने में दोनों ही कामयाब होते हैं, गुरु और शिष्य। वो अलग बात है कि वो गहराई में जाना। तो दीदी, क्या फ़र्क है जैसे कि एक गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत सीखने में और ऐसे, क्योंकि आजकल लोग ऐसे भी सीख ही रहे हैं किसी भी आर्ट फॉर्म को, तो दोनों में क्या फ़र्क हो जाता है? देखिए, पहले तो आप जो एक बात होती है कि लोग कहते हैं कि गुरु शिष्य परंपरा का मतलब कि आप, पुराना ज़माना तो अब रहा नहीं, बिल्कुल, और बहुत सालों से नहीं रहा है, बहुत कई शताब्दियों से नहीं रहा है कि आप गुरु के घर जा कर के रहें। बिल्कुल, वो तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए। गुरु के घर भी इतने बड़े नहीं हैं कि आप जा कर के रहें, या ये सब, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। आप एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, अगर बहुत ही आप ज़्यादा इंस्टीट्यूशनलाइज्ड आप कर देते हैं, तो उसमें तो आप डिग्री के लिए कर रहे हैं। डिग्री से कोई आदमी, आप वो चाहिए, वो ज़रूरी है कि आपको आज के दौर में, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कलाकार किस तरह से बन रहे हैं। अगर आप बिस्मिल्लाह खां से पूछ लेते, जबकि आपके पास डिग्री है शहनाई बजाने में, नहीं था, ठीक है, लेकिन बहुत सारे उस ज़माने के ही, उन्हीं के में वो बहुत सारे थे लोग जो शहनाई, लेकिन क्यों बिस्मिल्लाह खां हुए और कोई और नहीं हुआ उस जगह? क्योंकि इनमें कुछ और बात थी। कला और कलाकार एक दूसरे में बस गए थे। कलाकार अलग नहीं था, वो कला बन गई थी। और वही है कि जब मैं आत्मा की बात कर रही हूँ कि अगर आप कलाकार ना बन रहे और कला बन जाए, क्या बात है, तब वो मैं बात कर रही हूँ। तो आज जो है, ज़्यादातर अभी आ रहा है कि आप एक कुछ हासिल करना चाहिए, स्किल हासिल करना चाहिए। तो ये फ़र्क आ गया कि पहले जो भी आते थे वो कला सीखने के लिए आते थे, सिर्फ स्किल हासिल करने के लिए नहीं। आज ज़्यादातर स्किल हासिल करने के लिए, कि बायोडेटा में भी हो जाए कि आई एम कथक डांसर एंड सो फोर्थ, और हमारे पास ये डिग्री है, वो इनसे सीखा है। आजकल तो गुरु शॉपिंग भी होती है। बिल्कुल कि हमने 2 दिन का वर्कशॉप किया, तो हमने उनसे सीखा, और उनके शागिर्द हैं, लेकिन वो 2 दिन के वर्कशॉप में, तो वो अलग बात है। तो फिर लेकिन अगर आपने अच्छी चीज़ सीखी हो तो वो अलग है, लेकिन इंटेंशन की बात है। इंटेंशन इम्पोर्टेंट है कि आपकी इंटेंशन क्या है। तो आजकल ज़्यादातर इंटेंशन जो है वो मटीरियलिस्टिक, जब अगर मैं कहूँ मटीरियल गेन्स के लिए है। अगर इंटेंशन कलाकार सही मायने में बनना है, उसकी अप्रोच और इंटेंशन अलग होती है। ठीक बात है। तो दीदी, क्या फ़र्क आपको दिखता है, जैसे आप एक समय में जब सीखते थे और आज आपके स्टूडेंट सीख रहे हैं आपसे,
तो सोच में फ़र्क आया है या क्या, और कुछ अच्छा आपको पुराने से आज के समय में कुछ अच्छा लगा, कुछ बुरा है, मतलब क्या दोनों दौर में आपको क्या फ़र्क समझ में आया सीखने और सिखाने की प्रवृत्ति में या सोच में? पहले ज़माने में ज़्यादातर, मैं कहूँगी ज़्यादातर परिवार और फैमिलीज़ ऐसे थे कि जो अगर हम जाते थे सीखने के लिए तो वो जल्दीबाजी नहीं थी कि वो जा कर के स्टेज पे, तो अगर गुरु कह रहे थे कि, और हाँ, गुरु भी कहते थे जब तक मुझे याद है कि किसी एक परन का बहुत देर ठीक से नहीं आ रहा था तो वो मुझे कुछ महीने उसी पर लगा, हम दूसरे उस पर गए ही नहीं। तो फिर लेकिन आज थोड़ी सी जल्दीबाजी है कि अब शिष्य भी चाहते हैं कि अरे एक ही परन पर हम 3 महीने लगा रहे हैं, क्यों एक ही तिहाई पर क्यों 3 महीने लगा रहे हैं। तो आज थोड़ी सी जल्दीबाजी है। मैं ये एवरेज के लिए कह रही हूँ, ऑन एन एवरेज। और आजकल के पेरेंट्स और बच्चों में भी जल्दीबाजी कि हम कल सीखे और आज स्टेज पे होने चाहिए, और ये तो वो जल्दीबाजी, लेकिन बस वो अध कच्चा काम होता है, वो कच्चा, वो पका हुआ फल नहीं है कि जो आकर के उसकी मैच्योरिटी, उसकी खूबसूरती, उसका मिठास कुछ और होती है कि जब आप पक्का सीख करके करें। तो वो एक फ़र्क आ गया। लेकिन ये मैं कह तो रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि इन आज के बच्चों में भी कुछ है जो कि जल्दीबाजी नहीं करते हैं, जो जिनके पेरेंट्स भी जल्दीबाजी नहीं करते हैं, और वो कहते हैं कि जो करे वो अच्छी तरह से सीखे। और क्या मेहनत होती है। एक आपका एक वर्ग है स्टूडेंट्स का, पेरेंट्स का, कि इंस्टेंट कॉफ़ी की तरह, इंस्टेंट कॉफ़ी, इंस्टेंट टी, इंस्टेंट ये, इंस्टेंट वो, इंस्टेंट वो, इंस्टेंट वो, कि आज सीखा तो कल नाम हो जाना चाहिए, तो परसों ये हो जाना है, तो ये हो जाना चाहिए, वो। लेकिन फिर भी ऐसे भी हैं जो कि जिसको हम कहते हैं साधना, लगन, मेहनत दोनों तरफ से है। तो वो, और गुरु भी ऐसे मिलते हैं ज़्यादातर, आपको पता चल जाता है कि वो गुरु भी फिर नेचुरली इस तरह के स्टूडेंट्स देख करके वो देने का मन करता है, देने का। और मैं कहूँगी कि गुरु देते हैं, बहुत गुरु देते हैं। ये भी एक फ़र्क है गुरुओं में भी कि पहले पुराने ज़माने में एक सुनने में आता था, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है क्योंकि मेरे गुरु ने खूब दिया, हमारे तीनों गुरु ने, कलकत्ते वाले, बम्बई वाले और दिल्ली के, तो फिर तीनों ने खूब प्यार से दिया। लेकिन कहानियाँ सुनती थी मैं बचपन में कि फलानी चीज़ अपने लेकर के चले गए, नहीं, मतलब वो एक होती है ना कि जब महफिल जमती है तो कहानियाँ चलती हैं, तो फिर कि ऐसे वो पेड़ लेकर साथ चले गए, किसी को दिया नहीं ना, इसको इससे शेयर किया। वो फॉर्चुनेटली मुझे ऐसा मेरे गुरुओं ने नहीं कभी किया, उन्होंने दिल खोल के दिया है। और आज भी अगर मैं अपना कहूँ तो मैं दिल खोल करके देती हूँ। कोई भी आ जाए मेरे से सीख रहा है और तुम भी अगर कल कि आप मुझे वो सिखा दीजिए, मैं कहूँगी ले लो, बिल्कुल ले लो, क्योंकि ये तो मेरी अपनी घर की चीज़ तो नहीं है ना। मतलब कि घर की क्या, तुम भी मेरे घर की हो, सभी मेरे घर के, मतलब कहने का मतलब कि जो भी नृत्य के क्षेत्र में सीखना चाहता है वो अपने घर के ही वो परिवार हो जाता है, और वो सच्चे दिल से सीखना चाहे, बिल्कुल वो समझ में आ जाता है, वो समझ में आ, ये भी समझ में आ जाता है। बहुत चापलूसी लोग भी मिलते हैं कि अरे यार वैसे वैसे वैसे, और कल उसी चीज़ को अपने नाम से कह के ये तो मैंने किया था, या हमारे ये फलाना और फलाना और फलाना फलाना। तो ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी मिलते हैं और खूब मिले हैं। तो आजकल वैसे भी दौड़ है,
लेकिन मैं कहूँगी फिर भी वो दौड़ है, लेकिन फिर भी इतना अच्छा लगता है कि कई स्टूडेंट्स हैं कि जो ईमानदारी रखते हैं और ओपन माइंडेड। एक गुरु शिष्य परंपरा में एक और है ओपन माइंडेडनेस। आप कुंठित दिमाग और कुंठित दिल के साथ अगर आप कुछ करना चाहें, तो फिर वो आपके कला में भी कहीं ना कहीं नज़र दिखेगा। और सरस्वती तो मैं कहती हूँ कि जितना वो आप दीजिए उतनी बढ़ती जाती है, वितरण कीजिए और बढ़ती जाएगी। तो दीदी आपके हिसाब से क्या लोग आज के ज़माने में लोग सिखाने में भी सिखा भी रहे हैं और सीख भी रहे हैं, तो आपके हिसाब से क्या गुण होने चाहिए एक गुरु के और एक शिष्य के क्या गुण होने चाहिए? देखिए, शिष्य में जैसे कि है जो मैं कहूँगी कि योग की पूरी परिभाषा दोनों में आ जाती है, गुरु में भी और शिष्य में भी। और यह हमारे शास्त्रों में भी, उसमें तो टेक्निकल टर्म्स भी है शास्त्रों के हिसाब से, मैं टेक्निकल टर्म्स में नहीं जा रही हूँ, लेकिन कि पहले तो यम होना चाहिए, मतलब प्योरिटी ऑफ थॉट, माइंड एंड इंटेंशन शिष्य की तरफ से, और वही गुरु की तरफ से, प्योरिटी ऑफ थॉट, माइंड एंड इंटेंशन। कि जब अगर आपने किसी को गुरु माना है तो आप सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप साथ कला के लिए कर रहे हैं, और वो गुरु एक जरिया है वो कला हासिल करने का। तो दोनों का, और गुरु भी आपसे वो है कि आप जो कि वो शागिर्द जो है वो कला के पुजारी है। तो मेन एम तो पूजा तो हम कला की कर रहे हैं, एक जरिया है, हम दोनों ही जरिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस कला के प्रति समर्पण, प्योरिटी, शॉच जो कहते हैं, और ऑफ माइंड, थॉट एंड एक्शन, और एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट अब्यूज़ नहीं होना चाहिए, दोनों की तरफ से। तो ये है। फिर नियम भी तो है कि आप जब तक उसमें एक कायदा, कानून, ये वो एक उसकी अपनी कानून है। अब आज आकर कहे कि अच्छा तो मैं अब कल से वो परन सीखना चाहती हूँ, कभी पहले आप सीखिए, तो सिलसिलेवार सीखिए। ये तो उसकी भी एक कानून है। जब आप किस तरह से स्टेज पर आएंगे उसका भी एक अपना दायरा और कानून होता है। उसी तरह से गुरु भी अपनी तरफ से कि वो ठीक से स्टेप बाय स्टेप सिखाएं, तो वो भी तो दोनों की तरफ से ये देखिए बनता है। और उसमें जो है कि आप डिस्कशन कीजिए, आप मनन कीजिए, वो उनकी तरफ से ये अब फिर यम है, यम वियम आसन। तो अब आसन का क्या मतलब? प्रैक्टिस जो है कि पूरे आपकी जो वो एक परफेक्शन ऑफ दैट स्किल की परफेक्शन है। और स्किल की परफेक्शन क्या है? उसमें भाव भी होनी चाहिए हर एक मूवमेंट में। तो आप शिष्य को उसको समझना चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं ये मूवमेंट, इस टेम्पो पर क्यों ऐसे कर रहे हैं, उस टेम्पो पर क्यों ऐसे कर रहे हैं, क्योंकि सेम बोल डिफरेंट टेम्पोस में कीजिए तो उसकी वो बॉडी की वो ट्रीटमेंट अलग हो जाती है। गुरु को भी बताने में समर्थ होने चाहिए, इनको समझने में समर्थ होने। तो एक तरह से क्रूसिबल की तरह, एक स्पंज की तरह होना चाहिए दोनों तरफ से। और प्राणायाम ऑब्वियसली, फिर प्रत्याहार कि जब आप है तो फिर आप एक एकाग्रचित होकर के सीखिए ना। अब आप जा रहे हैं, ओके,
नहीं मुझे तो आई गॉट टू गो टू पार्टी, आई कांट आई कांट डू दिस, आई हैव टू दैट्स। आप जो वक्त दे करके जा रहे हैं तो उसमें तो एकाग्रचित होकर के आप सीखिए, और उसी तरह से जो गुरु है जब आप हैं तो फिर एकाग्रचित होकर के सिखाइए। तो मतलब मैंने कहा ना कि इट्स द टू साइड्स ऑफ द कॉइन, सेम कॉइन। ये कि इसका ज़्यादा है उसका कम है, नहीं, दोनों का इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उत्तरदायित्व है एक दूसरे के प्रति, कि आपने अपने आप को बांधा है, एक इनविजिबल धागे में बांधा है, और उसी तरह से आप करते जाइए। फिर ध्यान में आता है तो वो ध्यान, और फिर दोनों जब आप उस लेवल पे पड़ जाए तो फिर मैंने कहा ना कि पूरा योग का 8 आयाम आपको गुरु शिष्य परंपरा के सिस्टम में मिलता है, अगर हम सही ढंग से करें तो दीदी, आज के समय में जैसे आपने भी बोला कि बच्चों को या उनके पेरेंट्स को भी बहुत जल्दी है बच्चों को सीख के स्टेज पे जाना है, और पेरेंट्स का भी यही रहता है कि इनको प्रोग्राम करा दीजिए या कुछ। तो ऐसे लोगों के लिए जो ऐसी सोच रखते हैं, शायद उन्हें पता नहीं है इसकी गहराई, तो आप इनके लिए क्या कुछ बोलना चाहेंगे, या कुछ आपका क्या मैसेज रहेगा? मेरे लिए ये सिर्फ ये कहना है कि आप जो कुछ भी करें जीवन में, आप पढ़ाई भी करें, आप स्कूल कॉलेजेस जा रहे हैं, तो ये थोड़ी है कि सिर्फ आपको एग्ज़ाम देना है। आपके बच्चे ने क्या सीखा, क्या अंडरस्टैंडिंग हुई, उसके प्रिंसिपल्स आपने सीखा कि नहीं, तो इसका मतलब कि फाउंडेशंस, आपने फाउंडेशंस को स्ट्रॉन्ग बनाया है कि नहीं। तो वो नृत्य के फाउंडेशंस हो या पढ़ाई के फाउंडेशंस हो, लेकिन सभी फाइनली बनता है इस व्यक्तित्व बनाने, इस व्यक्ति के व्यक्तित्व बनाने का फाउंडेशन। दोनों ही सहायक है कि वो कितनी गहराई के साथ है। तो मैं कहूँगी एज अ पेरेंट अपने आप को, जो एक बायोलॉजिकल पेरेंट हूँ और एक जो नॉन बायोलॉजिकल पेरेंट है, लेकिन सब शागिर्द लोग भी तो बच्चे हैं हमारे, और जितने भी लोग हैं, कि हमें उनके जड़ों को मजबूत करना है, सींचना है कि उनका व्यक्तित्व ऐसा बने कि वो खुशबूदार पेड़ हो, वो फलदार पेड़ हो। ये सिर्फ ना हो कि कोई भी छोटी सी भी, मतलब आंधी तो छोड़िए दूर की बात है, छोटा सा भी एक पवन आ जाए थोड़े जोर का तो फिर वो उखड़ के चला जाए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। उस तरह का पौधा नहीं होना चाहिए, जड़ें मजबूत होनी चाहिए, समय लगाते और अपने और मेहनत से नहीं डरना चाहिए। मेहनत जितना, क्योंकि अपने मेहनत, अपना पसीना बहाए हुए जो 100 रुपया मिलता है, वो आदमी इसको ट्रेजर करके रखता है बनिस्बत जो ऐसे रास्ते में भूल के। तो अपनी मेहनत का वो, उसकी कीमत अलग होती है। उस पसीने की कीमत, अपने पसीने की कीमत भी समझिए और दूसरे के पसीने की कीमत समझिए, अपने भी वक्त की कीमत समझिए और दूसरे, क्योंकि एक बार आपने वक्त मिटा दिया या उसको वेस्ट कर दिया तो वो वापस आने वाला नहीं। और उत्तरदायित्व लीजिए, अगर आपने मिस्टेक किया है तो उत्तरदायित्व लीजिए, और हर एक एक्शन, क्योंकि हर एक एक्शन की अपनी अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो मैं कहूँगी कि हर एक पेरेंट्स से और स्टूडेंट से भी कि जल्दीबाजी ना हो, वो बुलबुले की तरह ना हो। बुलबुला कितना अच्छा लगता है, हम लोग जैसे वो बच्चों को देते ना, वो करके वो बुलबुला हो जाता है, इतना खूबसूरत। या च्युइंग गम या बबल गम लेते तो वो फट, वो इतना फुला देते हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा यू कैन हैव अ कॉन्टेस्ट कि किसने, और वो फट से गया, लेकिन वो क्षणिक रहा। बिल्कुल। अगर मेरा तो हमेशा मैं कहती हूँ कि हमारी
हमारा अस्तित्व, हमारी मेहनत, हमारा अस्तित्व ऐसा होना चाहिए, वो धूप अगरबत्ती की तरह होना चाहिए, फुलझड़ी की ना, फुलझड़ी की तरह नहीं होनी चाहिए। क्योंकि फुलझड़ी, दिवाली के जब समय आप देखिए फुलझड़ी, क्या रंग बिरंगे, क्या वाह वाह, आपने क्रैकर्स छोड़ा, वो पटाखे जले, उसमें ये कलरफुल ये बना, वो कलरफुल ये बना, ये इसका बना, वो डिज़ाइन बना, लेकिन वो क्या हुआ, फुस हो गया। 2 सेकंड के बाद तो आप उसका नामो निशान नहीं है। बिल्कुल। और अगर वो क्या नाम निशान है, बुरी स्मेल, मतलब कि एक वो वाला। लेकिन हमारी धूप अगरबत्ती जल के खाक भी हो जाती, लेकिन उसकी खुशबू आपको, आपके मनस्थल को एकदम महकाती रहती है। वो महकाती रहती है, वो उसकी खुशबू और उसकी जो खूबसूरती है वो अलग है। तो आप धूप अगरबत्ती की तरह होइए कि अपनी खुशबू फैलाइए, घंटों तक फैलाइए, हमेशा शाश्वत रहिए, लेकिन उस फूलझड़ी की तरह ना हो कि जो सेकंड्स में निकल जाए। तो तभी मैंने कहा बुलबुले की तरह ना हो, वो गहराई, समुद्र की गहराई रखिए। क्या बात है दीदी, आज हमें आपसे बात करके बहुत खुशी हुई, बहुत कुछ सीखने को मिला, हमारी ऑडियंस को भी बहुत कुछ समझ में आया। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने आज समय दिया और आप हमसे जुड़ी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपको फिर से बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे याद किया और आप के साथ कुछ वक्त बिताने का मौका मिला, बहुत ही अच्छा लगा। तो ये थी शोभना नारायण जी, जिनसे हमने जाना गुरु शिष्य परंपरा के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो आज्ञा लेते हैं आपसे, नमस्कार।